In this video, we will learn about payback period technique of capital budgeting. So, the structure of this lecture is what is payback period, what is the payback period, and constant cash flows, which is known by the term annuity, payback period, and unequal cash flows. So, it is a mixed stream of cash flows, and accept reject criterion, and evaluation of payback method means merits and demerits, and discounted payback period, and then reasons for popularity of a payback period, right? So firstly, what is payback period? So payback period refers to the time duration. So pay back whatever is paid by the owner इन केस ऑफ ए बिजनेस कि कितने टाइम पीरियड के दौरान वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा. सो मनी इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस एंड बिजनेस विल गिव बैक दैट मनी टू द ओनर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो इन दोनों का जो आपस में जो एक रिलेशनशिप है उसको आप जो टेक्निकली रूप से पे बैक पीरियड के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द पे बैक मीनिंग एंड द स्टेप्स इन द पे बैक पीरियड टेक्निक. तो सबसे पहले पे बैक इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवेलुएटिंग कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स और अप्रेजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. सो इसको हम ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर आधारित नहीं है. ओके, तो वेरी सिंपल टेक्निक है. एक कम पढ़ा लिखा ओनर जो है इस टेक्निक को यूज़ करके अपने बिजनेस को इवेलुएट कर सकता है कि बिजनेस से कितने टाइम में उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा. तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि इट डज नॉट कंसीडर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. तो प्लीज़ कंसंट्रेट हेयर, इट कंसीडर्स ओनली कैश फ्लोज, नॉट द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. सो इसलिए आई विल नॉट कंसीडर द वर्ड डिस्काउंटिंग. ओके, सो डिस्काउंटिंग मीन्स we are using a certain discount rate and we are calculating present value. तो हम यहाँ कैश फ्लो का present value कंसिडर या कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई दिस टेक्निक डज नॉट कंसिडर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. बट ये क्या कंसिडर करती है? इट कंसिडर ओनली कैश फ्लोज, राइट. प्लीज़ कीप इन माइंड, जब हमने ARR पढ़ा है तो ARR में हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल प्रॉफिट्स after tax. Okay, so this ARR is based on accounting profits. So this payback period is based on cash flows. It is not based on accounting data. It is based on the information supplied by the financial manager of a business, okay, on cash basis, right. तो इसलिए this method provides the answer to this question: how many years will it take for the cash benefits, means cash flows, to pay original cost of an investment, normally disregarding salvage values. Okay, so because it does not consider salvage value of the proposal, okay, in the current year, in the terminal year of the cash flows or cash benefits. ओके, तो सैल्वेज वैल्यू को यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते, राइट. नेक्स्ट इज कैश बेनिफिट्स. किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैश बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? कैश बेनिफिट्स का मतलब है कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. बट वी विल इग्नोर इंटरेस्ट पेमेंट्स. क्यों इंटरेस्ट पेमेंट इग्नोर करते हैं? क्योंकि कैश फ्लो एस्टिमेशन के चैप्टर में हमने ये लर्न किया है कि इंटरेस्ट पेमेंट इज़ ए फाइनेंसिंग कॉस्ट
और टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसको हम कॉस्ट ऑफ डेट में कंसीडर करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसको हम कैपिटल बजटिंग के अंदर जो है इंटरेस्ट पेमेंट को हम इग्नोर करते हैं, राइट। पेबैक पीरियड, पेबैक का 3 मीनिंग यहाँ पर पेबैक के बारे में बताए गए हैं। पेबैक इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल कैश आउटले इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, दिस इज़ द वन मीनिंग। सेकेंड मीनिंग देख सकते हैं, इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम required to recover the initial cash outlay on the project. Third meaning is it is the exact amount of time required for a firm to recover its initial investment in a project as calculated from cash inflows. Okay, तो सारा का सारा जो फोकस है यहाँ पर with respect to the calculation of length of time, right, और that length of time is an exact number, right. तो this is the next meaning, payback period is the length of time required for the cumulative total net cash flow from the investment. So please concentrate here, the word cumulative is used. So we will calculate cumulative total net cash inflows from the project, और फिर उसका जो टोटल है उसको हम किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, व्हाट इज़ द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट। ओके, जब आपका cumulative annual profits आफ्टर टैक्स ऑन कैश बेसिस टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा पे बैक पीरियड होगा। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पे बैक पीरियड टेक्निक। द फर्स्ट स्टेप इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट और आउटले। सेकेंड इज द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लोज या कैश बेनिफिट्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज द पे बैक पीरियड एंड कॉन्स्टेंट कैश फ्लोज व्हेन देयर इज ए केस ऑफ एन्यूटी। ओके, एन्यूटी का मतलब है ए स्ट्रीम ऑफ इक्वल कैश फ्लोज फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो व्हेन नेट कैश फ्लोज आर इक्वल ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, सो इसका मतलब है द प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग constant annual cash inflows, and then the calculation of the payback period is simply dividing cash outlay, so this is the C0 cash outlay by the means जिसका cash outlay को क्या बोला जाता है, total initial capital investment by the annual cash inflows, this is the C1. Okay, so this is the annual expected after tax net cash inflows. Okay, so when annual cash inflow is a constant sum, means it is a case of annuity, so this is the definition of annuity, a stream of equal cash inflows. So payback period is calculated simply initial outlay divided by the annual cash inflows. So this is the payback period, initial investment, and this is the annual expected after tax net cash inflows. So for example, the project outlay is rupees 50,000 and it produces annual cash inflow of rupees 12,500 for 7 years. So payback period of the project is 50,000 divided by 12,500, it is the 4 years, right. Second is a project cost is 20 lakh and it yields annually a profit of rupees 3 lakh after depreciation. Okay, which is the straight line method is used, but before tax is 50,000. So पहले आपको कैश बेनिफिट्स निकालना है, कैश इनफ्लोज निकालना है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज द 3 लाख, पहले टैक्स माइनस कर दीजिए, दिस इज द 50%, 1,50,000, सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5%, दिस इज द 2,50,000, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया, तो दिस इज द 4 लाख, राइट। सो पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 लाख 20 lakh divided by 4 lakh, this is the 5 years. Okay, so this is a case of annuity, right.
and try to learn in case of a mixed stream of cash inflows when there is a no there is a case of नो एन्यूटी, है ना, मतलब कोई भी एन्यूटी का केस नहीं है, तो उसको हम मिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ कैश इनफ्लोज बोलते हैं। मिक्स स्ट्रीम का मतलब है कि पहले साल 14,000, दूसरे साल 16,000, फिर 18,000, ओके, फिर 15,000, लाइक डैट। तो इसका मतलब देर इज़ नो कांस्टेंट कैश इनफ्लोज और प्रॉफिट्स। तो मिक्स स्ट्रीम का डेफिनेशन बताया गया है, व्हाट इज़ ए मिक्स्ड स्ट्रीम। मिक्स्ड स्ट्रीम इज ए सीरीज ऑफ कैश इनफ्लोज showing any pattern, okay, but that pattern is not of annuity other than that of an annuity. So this is the meaning of the mixed stream. So mixed stream is a series of cash inflows showing any pattern other than that of an annuity. So in case of unequal cash inflows, the payback period can be calculated by adding up या totaling the cash inflows after tax but before depreciation until the total is equal to the initial cash outlay. So this is the meaning. Example, if a project involves a cash outlay of 6 lakh, this is the capital outlay, and the cash inflows for the next 5 years are given in this below table. Okay, तो पेबैक पीरियड इसका जो है वो 4 साल होगा। तो 4 साल कैसे होगा उसका कैलकुलेशन नीचे दिया गया है। तो 5th ईयर में जो कैश इनफ्लोज है, ओके, उसमें 3,000 रुपया सैलवेज वैल्यू का भी हमने ऐड किया हुआ है। सो CFAT इन द 5th ईयर इंक्लूड्स 3 लाख सैलवेज वैल्यू आल्सो, तो थ्योरेटिकली इट इज़ गिवन। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द मशीन इज़ 56,125, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कम्यूलेटिव CFAT कैलकुलेट करना है। तो 14,000 प्लस 16,000 30,000, ओके, प्लस 18,000। तो यू विल कैलकुलेट कम्यूलेटिव CFAT फॉर मशीन A एंड B। इन द मशीन A टिल द कंप्लीशन ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के कंप्लीशन तक हमें 48,000 मिल रहा है, ओके। तो 56 में 1,025 और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और इसमें से 48,000 आप माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 4th ईयर के एनुअल CFAT से मिलेगा में। तो 4th ईयर का एनुअल जो है CFAT है वो 20,000। तो इसका मतलब तीसरे और चौथे साल के बीच में कहीं भी इसका जो है वो पेबैक पीरियड आएगा। तो इसलिए 48 हमने इस प्रोजेक्ट से मिल गया है 3rd ईयर के एंड तक। बैलेंस जो अमाउंट है डैट विल बी रिकवर्ड इन दी 4th ईयर, ओके। तो पेबैक पीरियड इसका हो गया 3 प्लस, तो फॉर रिमेनिंग अमाउंट इज 8,125 एंड द ईयर ऑफ CFAT इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, तो उसका CFAT जो है वो है 20,000। तो इसलिए पेबैक पीरियड जो है डैट इज़ 3.406 ईयर, 3 साल 4 महीने समथिंग। In case of machine B, the same calculation is there. The payback period is 2.785, right? Next is the accept reject criterion. So simply logic is that जितना जल्दी एक प्रोजेक्ट से पैसा वापस मिलेगा वो प्रोजेक्ट उतना ही फ़ायदेमंद, उतना ही वैल्यूएबल होता है। तो लॉजिक इज़ दैट शॉर्टर द पेबैक पीरियड मोर डिज़ायरेबल द प्रोजेक्ट, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा है most of the companies use the payback period as an investment evaluation criterion and a method of ranking projects, okay. So they compare the project payback with a predetermined standard या yard benchmarked payback period, okay. So the project would be accepted if its payback period is less than the maximum और स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, राइट। अगर हमने मैक्सिमम पेबैक पीरियड 7 ईयर एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो 7 ईयर और उससे नीचे कोई भी प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोजेक्ट को हम वैल्यूएबल प्रोजेक्ट मानते हैं और उसको हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंसीडर कर सकते हैं। रैंकिंग मेथड में it gives highest ranking to the project which has the shortest payback period and lowest ranking to the project with highest payback period.
So if a firm has to choose between two mutually exclusive projects, okay, mutually exclusive project, only best one is selected, so the project with shorter payback period will be selected, right? And the companies using this criterion generally specify the maximum acceptable payback period. ओके, द अपर लिमिट हम बता देते हैं, उस अपर लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी प्रोजेक्ट। ओके, सो इफ n years इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड, सो एवरी प्रोजेक्ट विच इज having a payback period of n years or less are deemed valuable, and the projects with a payback period more than n years are undesirable or are non-valuable projects या unworthy, right? So this is the accept reject criterion. And evaluation of the payback period method, there are certain merits and limitation. सबसे पहला है it is very simple, so it is simple to understand and easy to calculate, right? सेकेंड है दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स देर इज ए कॉस्ट सेविंग्स, हो ना, लागत कम आती है इस पेबैक पीरियड टेक्निक को अप्लाई करने का, जो लागत है यूज करने का जो खर्चा है वो बहुत कम है, क्योंकि इट इज़ ए वेरी सिंपल टेक्निक। इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर की स्पेशलाइज्ड जो है पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन का मतलब है कि कोई प्रोफेशनल मैनेजर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पेबैक पीरियड निकाल के देगा। ओके, तो इट्स कॉस्ट लेस देन मोस्ट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एनालिस्ट टाइम, जिसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट का टाइम भी ज़्यादा लगता है और जिसमें आपको काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लाइक एनपीवी और आईआरआर में। तो इन कंपैरिजन टू अदर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, वेदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक्स, सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो टेक्निक है, जो सबसे कम खर्चा जिस तकनीक के ऊपर आता है, वो आपका पेबैक पीरियड रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि ये एक फर्म के सिर्फ करंट ईयर अर्निंग्स या अप ओनली दोज कैश फ्लोज विच आर इक्वल टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर कंसिडर्ड रेलिवेंट। ओके, तो वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपका 0 से मतलब 1 साल से लेके 3 साल 4 साल तक हो सकता है। ओके, तो दिस मेथड डज नॉट कंसिडर लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ ए फर्म। तो एक कंपनी, प्लीज नोट ऑन दिस स्टेटमेंट, ए कंपनी कैन हैव मोर फेवरेबल शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑन EPS बाई डिसाइडिंग ए शॉर्टर स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। ओके, अगर किसी कंपनी का स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड मान लीजिए 3 साल है, तो कंपनी को ये देखना है कि आपको अब EPS इज ए क्राइटेरिया टू मेक डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट, है ना। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो EPS आ जाएगा। तो EPS जो है डैट इज़ डिटरमाइंड ऑन ईयर बेसिस। ओके, तो हमें अगर किसी कंपनी का शॉर्टर पेबैक पीरियड आप फिक्स करते हैं, तो शॉर्टर पेबैक पीरियड के बेसिस पर जो मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी दैट इज़ इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द EPS ऑफ ए कंपनी। ओके, तो ए कंपनी विल फाइंड मोर फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ पेबैक पीरियड ऑन द EPS। ओके, परंतु ये कहता है कि इट शुड बी कैप्ट इन माइंड दैट दिस मे नॉट बी ए वाइज लॉन्ग टर्म पॉलिसी, क्योंकि कंपनी मे हैव टू सेक्रीफाइस इट्स फ्यूचर ग्रोथ फॉर करंट अर्निंग। ओके, क्योंकि इसमें 2 ही बातें हैं, या तो आप करंट अर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इग्नोर कर दीजिए। ओके, सो अगर आप करंट अर्निंग को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आप अपने इनिशियल कॉस्ट को जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो आपका जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशन है दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। तो इसलिए इसमें बेसिकली हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को महत्व देते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडरिंग द लिक्विडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द रिस्क शील्ड। तो द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी हैंडल्ड बाई हैविंग ए शॉर्टर स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। आपको पता है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन,
इफ़ लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेज, मतलब टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज लॉन्गर, तो जितना लंबा आपका टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ही आपका रिस्क और अनसर्टिनिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। ओके, तो एक तरीके से रिस्क के लिए रिस्क शील्ड, रिस्क प्रोटेक्शन या रिस्क कवरेज इज ऑफर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज मैक्सिमम पेबैक पीरियड इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। और मैक्सिमम पेबैक पीरियड जो है वो बहुत शॉर्टर पीरियड होता है, वो मान लें 3 साल, 4 साल और 5 साल, राइट। तो उस मैक्सिमम पेबैक पीरियड से नीचे का कोई भी प्रोजेक्ट होगा वही कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस में नहीं जाते, राइट। ये तो एक कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट इन मैनी प्रोजेक्ट्स वेयर कैश इनफ्लोज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज आर हाईली अनसर्टेन, क्योंकि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, फ्यूचर जितना लेंथी होगा, वो उतना ही ज़्यादा अनसर्टेन होगा। तो अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 1 to 3 ईयर है और दूसरा टाइम ड्यूरेशन 1 to 5 या 1 to 7 ईयर है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, मतलब डैट विल बी मोर हाई इन 1 to 7 ईयर्स प्रोजेक्ट। ओके, तो इसलिए जो जो सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर रिटर्न विल बी हाई इन दी शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए एक तरीके से रिस्क प्रोटेक्शन देता है ये। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी। द फोकस ऑफ द पेबैक पीरियड इज ऑन अर्ली रिकवरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द लिक्विडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो इसलिए जितना जल्दी आपको प्रोजेक्ट से पैसा मिलेगा उसको आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ द लिक्विडिटी। द लिमिटेशन ऑफ द पेबैक पीरियड इज, फर्स्ट वन इज द कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक। पेबैक पीरियड के बाद, जब आपको पेबैक पीरियड अचीव हो जाता है उसके बाद के कैश फ्लोज को आप टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो इट कंप्लीटली इग्नोर्स ऑल द कैश इनफ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड। ओके, तो जैसे इस दोनों प्रोजेक्ट में ए एंड बी में 15,000 रुपये, तो यहाँ पर आपको 3 साल के, यहाँ पर 3rd ईयर पेबैक पीरियड है और यहाँ पर आपका यहाँ भी 3rd ईयर पेबैक पीरियड है, तो दोनों का जो है पेबैक पीरियड 3 साल है। बट इस प्रोजेक्ट में वाई में आपको 3 साल के बाद भी कैश इनफ्लोज मिल रहा है, बट इट इज़ टोटली इग्नोरिंग, राइट। तो ये क्या लिखता है यहाँ पर, पेबैक मेथड बोथ प्रोजेक्ट्स वुड बी गिवन इक्वल रैंकिंग विच इज़ क्लियरली इनकरेक्ट। इट कांट बी रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, प्लीज़ ये ध्यान रखना, द मेथड विच इज़ रिगार्डेड एज ए मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ओनली IRR। ओके, IRR method is regarded a measure of profitability. Payback period is regarded as a measure of liquidity, right? So its failure lies in the fact that it does not consider total benefits coming from the project या arising from the project. Next is it ignores time value of money and cash flow pattern. Okay, तो cash flows from the project are not determined on present value basis. Okay, तो only we are considering only cash flows, not the discounted cash flows. Okay, तो it does not consider discounted cash flows. जब ये when this method is not considering discounted cash flows, तो इसका मतलब है कि it ignores time value of money concept, right? तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि it ignores time value of money. As long as payback period for 2 projects are same, the payback period method considers them equal as investments. Even if one project generates most of its net cash inflows in the early years of the project, बाकी जबकि दूसरा जो प्रोजेक्ट है that generates most of its cash inflows in the later years of the payback period. ओके, तो ये जो नीचे टेबल दी गई है इसमें 2 प्रोजेक्ट को बताया गया है, प्रोजेक्ट X एंड Y। इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, द सेम कैश आउटलेज इन 0 टाइम पीरियड 15,000 द सेम टोटल कैश इनफ्लोज ऑफ 15,000, टोटल ऑफ 15,000, यहाँ टोटल 15,000, द सेम पे बैक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ओके, बट प्रोजेक्ट एक्स वुड बी एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा आ रहा है, रिवर्स ट्रेंड है देखिए, और प्रोजेक्ट वाई में आपको लेटर ईयर्स में ज़्यादा मतलब पैसा मिल रहा है। तो अर्लियर दी बेनिफिट्स बेटर इट इज़, राइट, क्योंकि उसको आप पैसे को
किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीपेमेंट ऑफ द लोन, री इन्वेस्टमेंट एंड अर्न ए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट, राइट। नेक्स्ट है इट इग्नोर्स एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा, इट डज नॉट कंसिडर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच कैश फ्लोज आर जनरेटेड। ओके, as a result, projects with larger cash inflows in the later parts of their lives may be rejected in favor of those less profitable projects which happen to generate a larger proportion of their cash inflows in the earlier parts of their lives. Okay, जैसे दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉस्ट सेम है, इकोनॉमिक लाइफ सेम है 7 साल, पे बैक पीरियड यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ओके, तो इसके बेसिस पर क्या है, एक्स इज़ बेटर देन वाई, क्योंकि इसका शॉर्टर पे बैक पीरियड है। ओके, हाउएवर प्रोजेक्ट वाई इज़ मोर प्रॉफिटेबल देन प्रोजेक्ट एक्स। ओके, क्योंकि 3 साल के बाद भी इसमें आपको लेटर ईयर्स में ये 45,000 जो है ये पैसा मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 7,000 रुपये एक पे बैक पीरियड के पास बाद सिर्फ 7,000 रुपये मिल रहे हैं, ये इसका पे बैक पीरियड का अमाउंट ये है, फिर आपको टोटल सिर्फ यहाँ पर 7,000 आ रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट वाई में आपको 45,000 मिल रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट वाई इज़ बेटर। ओके, बट इट इग्नोर्स द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। एक कंपनी में फेस डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। इसका क्या क्राइटेरिया होगा मैक्सिमम पे बैक पीरियड का, कैसे इसको डिसाइड किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए subjective decision of the management, right? And it is inconsistent with the shareholder value, means it ignores the wealth maximization objectives of the firm. Okay, and profitability not measured, हमें liquidity को measure करना होता है। at it ignores total liquidity of the firm. ओके, liquidity को consider करता है but ignore करता है total liquidity को। ओके, तो ये ध्यान रखना, the word total is ignored। तो ये although it measures a project liquidity but not measuring the total liquidity. Okay, तो it does not show the liquidity position of the firm as a whole, which is more important, right? Next is the discounted payback period. In the discounted payback period, only point is that the cash inflows are discounted at a discount rate to know the present values. So these are the cash inflows till the economic life of the project, discount factor is 10%, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, राइट, एंड देयर इज द कम्युलेटिव नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स, तो इनको आप जोड़ लीजिए। तो इसका मतलब जो है 3 साल और समथिंग, मतलब इन द मिडल ऑफ 3rd and 4th ईयर वी विल फाइंड द पे बैक पीरियड। ओके, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड स्टिल हैज़ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स। ओके, सबसे पहले क्या है कि इट इग्नोर्स ये जो कट ऑफ जो पीरियड है डैट इज़ आर्बिट्रेली डिसाइडेड। ओके, तो उसके हिसाब से देर इज़ ए पॉसिबिलिटी डैट ए प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी मे बी रिजेक्टेड बिकॉज कट ऑफ इज टू शॉर्ट। हालांकि हो सकता है कि कट ऑफ के बाद हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि पे बैक पीरियड के बाद पॉजिटिव एनपीवी दे सकता है आपको, राइट, बट जैसे ही आपको उसका पे बैक पीरियड आया आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर जैसे 941, ओके, तो इसके बाद भी आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है बट यू आर नॉट कंसिडरिंग इट। ओके, नेक्स्ट इज द रीजन्स फॉर पॉपुलरिटी ऑफ पे बैक पीरियड। डिस्पाइट इट्स सीरियस शॉर्टकमिंग्स द पे बैक पीरियड इज वाइडली यूज्ड इन अप्रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स। वाई? क्योंकि इट अपीयर्स दैट पे बैक मेजर्स serve as a proxy for certain type of information which are useful in investment decision making. 3 पॉइंट्स बताए गए इसके फेवर के लिए या इसकी पॉपुलरिटी के लिए। सबसे पहला है इट इज़ रिगार्डेड एज द रेसिप्रोकल फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द मेथड ऑफ द कैपिटल बजटिंग इज रेसिप्रोकल फॉर द IRR मेथड। IRR मेथड देखिए क्या होता है। IRR में आप क्या करते हैं, कैश इनफ्लोज को कैश आउटफ्लो से डिवाइड करते हैं। कि ये IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एट व्हाट रेट, है ना, एक फर्म का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो किस रेट के ऊपर बराबर होते हैं। ओके, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो IRR कहलाता है।
तो पे बैक पीरियड में हमने क्या किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश आउट इनफ्लो से डिवाइड किया है। तो एक तरीके से ये पे बैक पीरियड इज ए रेसिप्रोकल ओके ऑफ द आईआरआर। तो आईआरआर में आप C1 डिवाइड बाई C0 और पे बैक पीरियड में C0 डिवाइड बाई C1 करते हैं। सो दिस इज द रेसिप्रोकल। एंड सेकेंड इज दिस मेथड इज समवट लिंक्ड या सिमिलर टू द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एज ए रूल इट सर्व एज ए यूजफुल शॉर्टकट इन द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड वैल्यूएशन ओके। And this method convey information about the rate at which uncertainty related with a project is resolved। हमने अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करना है। अनसर्टेनिटी कब दूर हो जाएगी, जब किसी प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड शॉर्टेस्ट होगा, तो फास्टर द अनसर्टेनिटी रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट इज रिजॉल्व्ड ओके। अगर पे बैक पीरियड जितना लंबा होगा तो इसका मतलब हम उस प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी को दूर करने में ज़्यादा टाइम लेंगे ओके। तो डिसीजन मेकर जनरली क्या प्रेफर करता है, अर्ली सॉल्यूशन चाहिए उसको, है ना। तो डिसीजन मेकर्स प्रेफर एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी ओके। वाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्ली सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी इनेबल्स द डिसीजन मेकर टू टेक क्विक करेक्टिव एक्शन। तो उसके हिसाब से ही और सी कैन चेंज हिज कंजम्पशन पैटर्न, कैन चेंज his or her investment decisions, right? So it is all about the payback method, right? So thank you very much.